आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। रिवीजन कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन है क्या बेसिकली? अगर हम समझे ग्रेविटेशन को, तो ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, कोई भी चीज़, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग अपवर्ड्स इट विल कम डाउनवर्ड्स। क्यों आएगा? अर्थ को हम यहाँ पे अर्थ की बात करेंगे यहाँ पे अर्थ के लिए, क्योंकि क्या है अर्थ के ऊपर? ग्रेविटी है, एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। सो दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशन। पहली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो क्या है बेटा? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक ग्रेविटेशनल पुल है। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल आपने पढ़ा था 9th चैप्टर में, जैसे कि आपको बताया गया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो फोर्स आपने पहले ही पढ़ा हुआ 8th क्लास में। तो फोर्स है क्या बेसिकली? एक पुल या पुश। तो अर्थ क्या करता है? पुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, और दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं बेटा, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब नॉन कॉन्टैक्ट किस लिए कहा जा रहा है इसे? क्यों है ये नॉन कॉन्टैक्ट? क्योंकि भाई ग्रेविटेशन अपने हाथों से ऐसे नहीं खींच रहा, आपको ऐसे खींचा नहीं जा रहा, मस्कुलर फोर्स नहीं लगा रहा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगा रहा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स है, जो क्या कर रहा है? आपको अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगली बात आती है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स के लिए रहेगा, इसलिए इसका नाम ही क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स आप जुपिटर पे जाइए, मार्स पे जाइए, या किसी और प्लैनेट पे जाइए, ये आपका लॉ हमेशा यही रहेगा। दिस लॉ विल नेवर चेंज। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब एक बार इसको समझते हैं क्या चीज है, देखते हैं इस चीज को। सपोज ये आपके क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया? ये इसका क्या है? सेंटर है इन दोनों का। तो एक फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। क्या कर रहा है? एक फोर्स से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो फोर्स है ये, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट के। सपोज इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है। तो जो फोर्स है वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है। सपोज इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है d, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हम समझना चाहें इसको, तो क्या चीज है कि भाई अगर इनके मासेस का प्रोडक्ट बढ़ा, if their masses product increases, then the force with which they are attracting each other, that will also increase. अगर ये डिक्रीज होती है मास, तो फोर्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, जो इनके डिस्टेंस का स्क्वायर है, अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है, then the force of attraction will decrease. If distance decreases, then the force of attraction or the force with which they are attracting each other will increase. Inversely proportional का मतलब ये है। इतना क्लियर हो गया होगा, इतना माइंड में चला गया होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन करा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, आपको दिख रहा है। M1 इंटू M2, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, इसको हमने सेकंड इक्वेशन डिनोट कर दी। अगली स्लाइड पे देखते हैं बेटा। हमने क्या किया? फ्रॉम 1 and 2 कर दिया। मैथ्स में करते हैं ना फ्रॉम 1 and 2, वो चीज हमने यहाँ पे कर दी। अब F क्या है? प्रोपोर्शनल है इनके, तो M1 इंटू M2, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सपोज करा था कि भाई जो इनका मास है वो M1 और M2 है। M1 पहले ऑब्जेक्ट का मास है, M2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया बेटा? आपका M1 इंटू M2 आ गया, अपॉन में d स्क्वायर आ गया। d क्या था? डिस्टेंस था, मैंने आपको भी बताया था।
अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, 9 चैप्टर में भी आपने डेरिवेशन करी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट को पुट करते हैं वहाँ पे। तो वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? वो कांस्टेंट है आपका जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम बेटा और क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। वेयर जी इज कैपिटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू है बेटा वो क्या रहेगी? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट क्या रहती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूनिट कहाँ से है इसकी, वो देखते हैं। अगर मैं जी की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो क्या आ जाएगा? अगर मैं जी का आंसर यहाँ से निकालता हूँ तो जी का आंसर क्या आ जाएगा? एफ के साथ डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएंगे? दोनों मासेस डिवाइड में आ जाएंगे। मास की यूनिट आपकी इसकी भी केजी है, तो केजी का स्क्वायर हो गया, यूनिट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ऊपर फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और साथ में मल्टीप्लाई में डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड में, तो यही इसकी क्या हो जाएगी बेटा? एसआई यूनिट हो जाएगी। इसलिए जो कैपिटल जी है हमारा, उसकी एसआई यूनिट क्या रहती है बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, कितना क्लियर हो गया होगा? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटा? ये वो लॉ है जो क्या डिटरमाइन कर रहा है हमें कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। और वो फोर्स है क्या? बेसिकली इनके मासेस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, जिनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं, फ्री फॉल की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? अब फ्री फॉल की। व्हाट इज फ्री फॉल? तो फ्री फॉल क्या है, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। When the object falls towards earth under the gravitational force of earth, then we can say that object is in a free fall। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो ड्रॉप हो रहा है या फॉल कर रहा है अर्थ की टुवर्ड्स। अर्थ के पास कैसे जाएगा? अर्थ के सेंटर की तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा? अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट करेगा। और ग्रेविटेशनल पुल से जब वो अट्रैक्ट कर रहा है उसे, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को अर्थ, तो वहां पे क्या है? वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सपोज हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे आएगी ना ऑब्वियस है, तो बॉल वो फ्रीली नीचे आ रही है, उसके ऊपर कोई मींस दबाव नहीं है, उसके ऊपर एक सिंपल सी फोर्स है जो अर्थ ही लगा रही है उसके ऊपर, और कोई नहीं लगा रहा, XYZ पर्सन कोई और नहीं लगा रहा, वो अर्थ ही लगा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे। अब जब फ्रीली फॉल करेगा तो बेटा दो केसेस हो जाते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको समझें। पहला केस क्या होता है? सपोज ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, द ऑब्जेक्ट इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी बेटा? जीरो रहेगी। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बेटा कि इसको ड्रॉप किया गया है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया ऊपर से, तो दैट्स व्हाई इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। अब नीचे जाके उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, टकराते हुए जब भी स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, पॉजिटिव में रहेगी वेलोसिटी। अगर u जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पे? पॉजिटिव में ही रहेगी। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, जो आपकी g की वैल्यू होती है, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको भी। वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, देन इट्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव। जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है बेटा, थ्योरी क्या है कि भाई ग्रेविटेशनल पुल कहाँ लगाता है? अर्थ नीचे की तरफ लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे ही आ रहा है ना। तो जो उसका एक्सेलरेशन रहेगा ग्रेविटी की वजह से, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों क्या रहेगा? वो उसका एक्सेलरेशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे फोर्स का आपको एक फॉर्मूला भी मैंने ऊपर बताया था, ये रहा वो वाला फोर्स का फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पे। और एक फॉर्मूला और हो सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F इक्वल टू m इंटू ए, आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था। F इक्वल टू m इंटू जी हम लिखेंगे ए की जगह, क्योंकि अभी हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो इधर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने F का फॉर्मूला क्या पढ़ा था?
m इंटू ए पढ़ा था, लेकिन अब मोशन कैसा है बेटा, वर्टिकल मोशन है, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, m इंटू जी पढ़ोगे, ठीक है। वर्टिकल मोशन मीन्स ग्रेविटी के बेस पे मोशन है इसका, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। दैट्स वाई इट्स F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने उससे डिनोट कर दिया इसे। अब फ्रॉम 1 एंड 2 करा, स्मॉल m से स्मॉल m डिडक्ट हो जाएगा, स्मॉल g रह जाएगा और कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर रह जाएगा। जहाँ पे आपका d क्या है बेटा, रेडियस है अर्थ का, और m कैपिटल M क्या है, उसका अर्थ का मास है। तो इसलिए g की जो वैल्यू निकल के आती है, जब आप वैल्यूज डालेंगे ना रेडियस ऑफ अर्थ की और मास की, इस वाले फॉर्मूला में, मतलब g इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर में जब आप वैल्यूज डालेंगे, इसमें अर्थ का मास डालेंगे और d की जगह आप रेडियस डालेंगे अर्थ का, तो आपको जो आंसर आएगा बेटा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, और 9.8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अर्थ आपको पता है प्रॉपर स्फीयर नहीं है, प्रॉपर स्फीयर नहीं है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। वो केस पे डिपेंड करता है कि उसमें रेडियस क्या है अर्थ की, अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो उसमें चेंज आएगा। पॉइंट्स का ही फर्क आता है बेसिकली, अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पे। अब रही बात इनके डिफरेंसेस की, स्मॉल जी और कैपिटल जी की, तो स्मॉल जी क्या है आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कैपिटल जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू वेरिएबल रहती है बेटा, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहती है बेटे, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट इन द सेंस कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगी, वो रेडियस पे डिपेंड नहीं है, वो अर्थ के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट्स वाई उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल जी की वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करती है, जिस भी प्लैनेट पे है वो, जिस भी प्लैनेट की हम स्मॉल जी की वैल्यू निकालें, सपोज मून का निकालें तो उसमें रेडियस अर्थ से कम है, तो स्मॉल जी की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी, बिकॉज वो डिपेंडेंट किस पे है, रेडियस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे बात करें, स्मॉल जी जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, और ये कैपिटल जी की वैल्यू है ही, आपको भी बताया मैंने। ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, 9.8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू हमेशा ये रहेगी, चाहे आप मून पे आप निकालोगे जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, तो यही आएगी, ठीक है। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू अगर आप मून पे निकालोगे तो वो चेंज हो जाएगी, 9.8 या 10 नहीं रहेगी, उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मून का रेडियस अलग है। ऐसे जुपिटर पे निकालोगे तो जो रेडियस है उसकी अलग है, तो स्मॉल जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, अलग होगी। इतना हमें समझ में आ गया अभी तक। यहाँ पे फ्री फॉल क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो किस तरीके का मोशन रहेगा, कैसा मोशन है, वो हमें पता लगा। कैपिटल जी हमने देखा कैपिटल जी क्या है, और जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है वो हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब आगे बात करें, मास एंड वेट की बात करें। मास और वेट से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10.2 खोलेंगे आप तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पेज नंबर 136 पे है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। पहली लाइन ये लिखी है यहाँ पे, एक कार है, यहाँ पे कार बनाई है मैंने, ये क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है, नीचे गिर रही है, ठीक है। तो ड्रॉप कर रही है, ड्रॉप करने पे माइंड में क्या आना चाहिए, क्या माइंड को स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। कार क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा ऊपर से, उसका सिर्फ एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितने टाइम में नीचे आ जाती है, यहाँ पे पहुंच जाती है, सपोज ग्राउंड यहाँ पे है तो यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए बोला हुआ है। अब पहली चीज क्या बोली, पहले पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इसकी स्पीड क्या होगी, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी कार तब इसकी स्पीड क्या रहेगी, ये बताना है हमें। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन मोशन की क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, लेकिन हम यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखेंगे बिकॉज
हम यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। वर्टिकल मोशन है, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होता v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखता मैं, लेकिन ये क्या है, वर्टिकल मोशन है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है इसका। सो दैट्स वाई इट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन होता हुआ दिख रहा होगा। अब v की वैल्यू आप निकालेंगे, u की वैल्यू आपके पास 0 है, g की वैल्यू 10 है और टाइम है आपके पास 0.5 सेकेंड। सॉल्व करेंगे आप इसे, 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.0 आएगा, तो v जो जिस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो क्या आ गया आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो जो पहला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे पहले पार्ट में बोला किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो कौन सी स्पीड से करेगा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अगर कार ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है और 0.5 सेकेंड्स में पहुंच रही है, अगर टाइम अलग होता तो इसमें चेंज आ जाता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड्स। कह रहा है 0.5 सेकेंड्स पे इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। अब 0.5 सेकेंड्स ही हमें टाइम स्टार्टिंग में दिया हुआ था और उसी टाइम पे हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो 0.5 सेकेंड्स पे u कितना था, 0 था, v आपका 5 आया था, अभी निकाला हमने पहले पार्ट में। तो एवरेज स्पीड, दो वेलोसिटीज गिवन है, मैं एवरेज स्पीड क्या निकल जाएगी, दोनों स्पीड्स को आप ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालना ना, मीन निकालते होगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते होगे, तो वही चीज हमने यहाँ पे करी। दोनों वेलोसिटीज को u और v को हमने ऐड कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। u कितना है, 0 है, v कितना है, 5 है, 2 से डिवाइड किया तो 2.5 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया आपका आंसर आ गया। दैट विल बी योर आंसर, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इस पार्ट का। सेकंड पार्ट हो गया है। अब थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। भाई जो वो लेज था जहां से वो कार ड्रॉप हो रही थी नीचे, उस लेज की हाइट क्या थी, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है उस लेज की। सपोज ये ग्राउंड है आपका, तो उसकी हाइट इससे कितनी है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो आप, या फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे एच क्या आपका हाइट है, ठीक है, जी आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वही चीज हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब वैल्यूज आप पुट करेंगे यहाँ पे, h की वैल्यू आपको निकालनी है, u आपका 0 है, टाइम आपका 0.5 है, g की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है, 0.5 अगेन आपका टाइम है, उसका स्क्वायर करेंगे आप 0.25 आ जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 पे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आपका आंसर कितना आ गया, 1.25 मीटर आ गया। 5 को 25 से किया 125 आया, 2 के बाद डेसिमल, तो 1.25 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में आ जाता कई बार क्वेश्चन ये, क्योंकि 3 पार्ट्स है ना इसके, तो तीनों पार्ट्स के लिए एक एक मार्क्स इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला कि भाई एक कार है जो क्या कर रही है, क्लच से नीचे गिर रही है। ठीक है, ये बताया। फिर हमने क्या किया, उसमें पूछा हमसे स्पीड, किस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला, एवरेज स्पीड क्या रहेगी इसकी, तो एवरेज स्पीड भी निकाल ली हमने कि एवरेज स्पीड भैया ये रहेगी इसकी। कैसे निकाला, दोनों वेलोसिटीज को 2 से डिवाइड कर दिया ऐड करके। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो क्या था, हाइट निकालनी थी लेज की, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है बेटा आपका, मास। मास, तो मास आपका क्या है, मास है आपका अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर प्रेजेंट है एक सब्सटेंस के अंदर, वो उसका क्या होता है, मास होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, केजी होती है। ठीक है, और मास क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, मास विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मास क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से वेट पे आ जाते हैं। वेट क्या है आपका, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। तो वेट क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिस फोर्स से अर्थ क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, W है, मतलब वेट है। तो वेट क्या है, बेसिकली फोर्स ही हो गया, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
m इंटू जी हो जाएगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही चीज़ हो जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लिखा है ऊपर, दो डिफरेंसेस आपके डेफिनेशन से ये हो जाएंगे, तीसरा डिफरेंस आपका यहाँ से ये हो जाएगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इस वेट की वैल्यू क्या रहती है, वेरिएबल रहती है, प्लेस टू प्लेस, मींस अर्थ पे वेट अलग रहेगा, मून पे वेट अलग रहेगा, क्यों रहेगा अलग, क्या रीज़न है, क्योंकि भाई जो जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, मून पे अलग होगी, अर्थ पे अलग होगी, तो जो वेट आएगा बेटा वो भी अलग आएगा ना। मास तो कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही वेट की वैल्यू, वेट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। अब मास की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, केजी है, और वेट की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो मास जो है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, है क्या वो, कितना मैटर प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ऐसा यूनिट इसकी केजी है। इसी तरीके से वेट क्या है, वेट की वैल्यू वेरिएबल रहेगी, प्लेस टू प्लेस, क्यों, रीजन, क्या रीजन है इसका, सपोज हमने एक ही कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसका वेट हमने अर्थ पे देखा अलग है, मून पे देखा अलग है, रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बेटा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू रहती है वो मून पे अलग रहती है, अर्थ पे अलग रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल जी की वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करती है, अर्थ का रेडियस अलग है, मून का रेडियस अलग है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, अलग रहेगी दोनों जगह पे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, पेज नंबर 136 पे ही है, इससे आपका जो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 10.3 है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट है भाई, इसको हमने ऊपर फेंका, ठीक है, एक हाइट पे पहुंच गया, और कितनी हाइट अटेन करी है उसने, 10 मीटर की हाइट अटेन करी है, नीचे से ऊपर गया और वो 10 मीटर उसने हाइट अटेन कर ली। पहले पार्ट में क्या बोला, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, कह रहा किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया था, मतलब हमें यहाँ पे u निकालना है। अब एक और चीज है, अभी आप पेन या बॉल को जैसे ऊपर थ्रो करोगे तो वो एक हाइट पे जाके ऊपर रुकता है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पे उस हाइट पे क्या रहती है, जीरो रहती है, इसलिए जो v रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब आप बोलोगे सर u क्यों जीरो नहीं रहेगा, u इसलिए जीरो नहीं रहेगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहा है, बॉल अपने आप मोशन में नहीं आएगी ना, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि भाई एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में नहीं आएगा या तब तक रेस्ट से नहीं मूव करेगा जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, ठीक है। तो एक उस पर बॉल पे या वो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसने मोशन गेन किया होगा, तो मोशन आएगा तो यू की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन जब वर्टिकल मोशन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट क्या होता है, रुकता है, तो ऑब्जेक्ट रुकेगा तो मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिंपल। और यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ नीचे लगा रहा है, लेकिन मोशन क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो इसलिए जो स्मॉल जी की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो वही चीज हमने करी यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल मोशन है, ग्रेविटी की बात हो रही है, तो v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh हम लेंगे यहाँ पे। तो वही चीज ली हमने, v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। v की वैल्यू 0 पुट कर दी, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी ही है, तो 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 10, सॉल्व किया, ये कट गया माइनस से माइनस, और 2 को 98 से किया तो क्या आ गया 196, और 0 भी थे साथ में 10, तो उससे मल्टीप्लाई किया 196 आ गया u स्क्वायर, फिर u स्क्वायर की आपने वैल्यू निकाल ली होगी u की, 196 इसका स्क्वायर होता है 14 मीटर पर 14 का, तो u का वैल्यू कितना आ गया आपका 14 मीटर पर सेकंड। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया था। इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई u जो आया आपका वो 14 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और यही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया था। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लिया इस ऑब्जेक्ट ने हाईएस्ट पॉइंट को रीच करने के लिए, मींस हाईएस्ट पॉइंट तक जब ये पहुंचा था तो उसको कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने के लिए, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी है आपका, v की वैल्यू क्या है 0 है, u की वैल्यू 14 अभी आपने फाइंड आउट करी है, g की वैल्यू माइनस 9.8 है, और t मल्टीप्लाई में टाइम निकालना है यहाँ पे वॉस टाइम,
नीचे से ऊपर जाने में, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा ये फाइंड आउट करना, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14/9.8 आ गया, सॉल्व किया आपने 1.42 सेकेंड्स आ गया। पॉइंट में आएगा, एनसीईआरटी में 1.43 दे रखा है, उसने अप्रोक्सीमेट कर दिया, हमने 1.42 पे ही छोड़ दिया, 2 डेसिमल प्लेस तक हमने निकाल लिया, 3rd डेसिमल प्लेस पे हम नहीं गए, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप कैसे भी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मेन बात है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, ईजी सा क्वेश्चन था ये भी। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भाई, वो मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है, एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहले भी बताई हुई है आपको, 134 पेज नंबर खोलोगे तो, वरना यहाँ पे वीडियो देख ही रहे हो आप तो यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे। क्या है इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस ये है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे डिपेंड कर रहा है। जो फोर्स हमारे को अर्थ से बाइंड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसी लॉ को डिटरमाइन कर रही है, इसी लॉ पे वो फोर्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसी लॉ पे क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। आगे बात करें, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। भाई जो मून का मोशन है अर्थ के अराउंड, मीन्स जो मून जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, वो भी इसी फोर्स की वजह से, मीन्स इसी लॉ की वजह से। पुल तो लग रहा है उसके ऊपर, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स क्या है, वो फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, किस लॉ पे वर्क कर रहा है, क्या प्रिंसिपल है उसका, वो प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है बेटा। क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। आगे बात करें थर्ड पार्ट की, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इसी तरीके से सन के अराउंड जो भी मोशन हो रहा है प्लैनेट्स का, वो भी क्या हो रहा है, इसी लॉ पे या इसी प्रिंसिपल पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मीन्स जिस फोर्स से सन क्या कर रहा है, बाकी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मूव कर रहे हैं वो अपनी एक्सिस पे प्लैनेट्स, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है। तो वो किस वजह से है, इसी लॉ के ऊपर वर्क कर रहा है वो फोर्स भी, यही उसका प्रिंसिपल है। फोर्थ, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। जो सन और मून की वजह से जो टाइड्स हम देख पाते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसी लॉ पे वर्क करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस है, ये भी पता होनी चाहिए हमें कि इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। लॉ तो पढ़ ले, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी पता होनी चाहिए। तो वो ये लिखी हुई है, ठीक है, ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पे। ये सिमिलर क्वेश्चन अभी हम जैसे 10.2 करा था हमने एग्जांपल, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है यहाँ पे, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.6 सेकेंड्स। बस भाई टाइम में चेंज है यहाँ पे, टाइम वहाँ पे कितना था 0.5 था, यहाँ पे कितना है 0.6 है। ये भी क्या कर रहा है, गाड़ी गिर रही है नीचे, ठीक है। 0.6 सेकेंड स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है और हाइट बतानी है। तो सिंपल ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और इसको सॉल्व करना अपने आप। बाकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस वीडियो को जैसे मैंने बताया पॉज करके फ़ोन को साइड में रख के सॉल्व करो इसे, ठीक है। और जब सॉल्व हो जाए तो दोबारा वीडियो को ऑन करो और देखो आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है, कि कितना आपके माइंड में गया है। ओके, तो आपने वीडियो ऑन कर ली होगी, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो सिंपल अभी हमने देखा था, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हमने यूज़ किया था, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी हुई है, वैल्यूज पुट करी है आपने और आपका आंसर कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, यही बोला था उसने लेने के लिए। पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि मोशन विद द ग्रेविटी है, नीचे ही आ रही है ना कार, फॉल हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या बोला एवरेज स्पीड, तो u प्लस वी, दो वेलोसिटी है हमारे पास, एक है 0 एक है 6, तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी एवरेज 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से डिस्टेंस निकालनी थी तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्व किया, आपका आंसर कितना आ गया 1.80 मीटर्स आ गया, ठीक है। तो यही आंसर रहेगा। सॉल्व किया होगा आपने, तो आपका अगर ये आंसर मैच किया तो मेरे को कंफर्म करना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं बोलूँगा, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, वैल्यूज लिखो और अपने आप सॉल्व करो, ठीक है। ओके,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। देखो वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे बॉल है, वेलोसिटी था 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया ऊपर की तरफ, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेने के लिए बोला है इसने। तो हमें क्या निकालना है कि साइड पे पहुंचा होगा और टाइम कितना लिया होगा इसने नीचे आने के लिए वापस। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए जी की वैल्यू -10 लेंगे आप। क्यों लेंगे जी की वैल्यू -10? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बेटा कि जो मोशन है बॉल का वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए रहेगा। तो u आपका 25, v आपका 0, ठीक है, g की वैल्यू आपकी -10, सेम वही चीज, h 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वैल्यूज इसने फाइंड आउट कर ली, 31.25 मीटर आ गया। अब टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जिसमें t का फॉर्मूला यहाँ पे v माइनस यू अपॉन जी हो जाएगा, और जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2.5 सेकंड्स आ गई। मींस 2.5 सेकंड्स में ये बॉल ऊपर पहुंची है। ठीक है, ये टाइम क्या है उसके ऊपर पहुंचने का, लेकिन वो कह रहा है कि नीचे कितनी देर में आएगी। भाई जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम क्या लगेगा, नीचे जाने में लगेगा। जिस फोर्स से वो नीचे जाएगा उसी फोर्स से क्या होगा, वो नीचे आएगा, क्योंकि उतना ही पुल लगाएगा अर्थ उसको लाने के लिए। अगर ज्यादा लगाएगा तो क्या होगा, अर्थ के अंदर ही घुस जाएगी वो बॉल। समझ रहे हो मेरी बात? अगर अर्थ उस फोर्स से, जिस फोर्स से गया है वो, उस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो अर्थ के अंदर जाएगा ना, या बाउंस बैक करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे 2t इसने ले लिया, मींस टाइम को डबल कर दिया, क्योंकि वो वापस भी आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा ना टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकंड्स आ गई। लेकिन जो हमने एग्जांपल 10.3 करा था उसमें रिटर्न बैक नहीं निकालना था, उसमें क्या था, क्वेश्चन यहीं पे खत्म था, कितना टाइम टेकन है वो निकालो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न बैक भी बताना कि कितनी देर में वापस आया। तो वापस गया 2.5 सेकंड में पहुंच गया ऊपर, लेकिन वापस कितनी देर में आया, डबल हो जाएगा टाइम, 5 सेकंड्स आ जाएगा आपका टाइम यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले रखा है मैंने यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। अब इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आखिर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कुछ है अर्थ पे, सपोज किसी ऑब्जेक्ट का वेट है WE ऑन अर्थ, तो उसका वेट मून पे जाके कितना हो जाएगा बेटा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, किसका, वेट ऑन अर्थ। या हम ये कह सकते हैं कि भाई जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना रहेगा, वो मून पे जो था उसके 6 टाइम्स रहेगा। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है ये, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, एक मैन का वेट है कितना, 600 न्यूटन अर्थ पे। व्हाट इज हिज मास इफ जी इज दिस। पहले हमें मास निकालना है, वेट ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो मास आपने निकाल लिया 60 kg, 600 को 10 से डिवाइड कर दिया, मास आ गया। क्योंकि W का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है ना, m इंटू जी किसके इक्वल होता है, W के इक्वल होता है। तो आप ऐसे जी की वैल्यू निकालोगे तो W अपॉन m हो जाएगा, तो 600 अपॉन 10 हो गया। तो कितना आंसर आ गया आपका, 60 kg आ गया। जी की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई ऑन द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। हाँ जी, वेट उसका मून पे 100 न्यूटन रहेगा। क्यों रहेगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है भाई कि उसका वेट अर्थ पे कितना था, 600 था, मून पे जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स मून पे जो उसका वेट होगा, वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, ये चीज आएगी। तो वही चीज ने यहाँ पे कर रखी है। अब आगे क्या क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। अब भाई मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि जितना मास अर्थ पे रहेगा उतना ही मास क्या रहेगा, मून पे रहेगा, बिकॉज मास इज कांस्टेंट। चेंज किस में आता है, वेट में आता है, और किस में चेंज आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंज किस में आता है, वेट में चेंज आता है। क्योंकि मास तो वही है, अगर मास पे डिपेंडेंट होता वेट पूरी तरीके से तो फिर कोई चेंज नहीं आता वेट में, लेकिन वेट किस पे डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वेट हमने निकाल लिया, मून पे कितना है, अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो जी की वैल्यू निकालना है, तो एम इधर फिर से डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका आंसर, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। 100 को 60 से डिवाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि 100 उसका वेट है मून पे, और 60 kg जो मास अर्थ पे रहेगा वही मास क्या रहेगा, मून पे रहेगा।
तो 60 को आपने यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया आपका 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेट्स वाई जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे उस ऑब्जेक्ट का, वो कितना है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहली चीज क्या बोली क्वेश्चन में, एक बार आप रीड आउट कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या बोली बेटा, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। एक मैन है, उसका वेट कितना है अर्थ पे 600 न्यूटन है। ठीक है, इतना पता लग गया हमें। व्हाट इज हिज मास इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे उसका मास कितना होगा अर्थ पे अगर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है अर्थ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, ऑन द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। पहले पार्ट में हमने क्या निकाला, मास निकाला। मास कैसे निकाला, W इक्वल टू mg होता है, तो हम m निकालने तो W अपॉन g करना पड़ेगा। g हमारे पास 10 है, वेट हमारे पास 600 है, 600 को 10 से डिवाइड कर दे, 60 kg आपका क्या आ गया, मास आ गया। मास कितना आ गया आपका यहाँ पे 60 kg। सॉल्व किया, 60 kg आ गया। अब आपका मून पे आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। वेट आपको दे रखा है 100 न्यूटन, आपको बताया कैसे है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन आया कैसे, अर्थ के वेट को 6 से डिवाइड करने पे, मींस अर्थ का 6th पार्ट निकालने से 1/6 करने पे वेट ऑन मून आ गया 100 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना था किस पे, मून पे, तो किससे हम डिवाइड करेंगे, वेट ऑन मून अपॉन मास ऑन मून। तो जो मास जितना अर्थ पे उतना ही क्या रहेगा मून पे रहेगा। तो 100 को आपने 60 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया आपका 1.66। इसको 1.67 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चंस हमने करने थे, जो टॉपिक्स हमने देखने थे ग्रेविटेशन के, वो हमने देख लिए हैं। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इन टॉपिक्स का। पहला क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो फोर्स है जिस फोर्स से क्या कर रही है अर्थ अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, वो फोर्स हो गया। देन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की बात करी हमने। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये वो लॉ है जिसमें क्या पता लग रहा है हमें कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की तरफ। एक फोर्स है जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। देन ये समझाया मैंने आपको। आगे हमने क्या देखा, जी की वैल्यू कैसे निकाली हमने, कैपिटल जी की फॉर्मूला बताया मैंने आपको कैसे निकला। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और इसकी वैल्यू क्या रहती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फ्री फॉल की बात करी, फ्री फॉल में हमें दो चीज़ें क्लियर होगी कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है नीचे से ऊपर आ रहा है, या सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जो उसका स्मॉल जी रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फोर्स, या उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अर्थ के द्वारा। इसी तरीके से हमने एक और चीज देखी, कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई एक पॉइंट पे जाके वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, फिर वो नीचे आने लगता है। सो दैट्स व्हाई इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। देन क्या देखा हमने इसके बाद, जी की वैल्यू कैसे आई, स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ, and small d stands for what, it stands for mass of, sorry, small d stands for radius of earth and capital M stands for mass of earth। तो हमने वैल्यू निकाल ली स्मॉल जी की, कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने डिफरेंसेस देखे हैं यहाँ पे, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। देन हमने मास और वेट देखा। मास क्या है कि भाई कितना अमाउंट मैटर का प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसका क्या है, मास है। ठीक है, मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चेंज किस में आता है, वेट में आता है। वेट क्या है, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ क्या कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसा यूनिट देखी हमने वेट की, न्यूटन होती है। न्यूमेरिकल्स देखे। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा आप मेरे को रिवर्ट करेंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडे। ओके।